हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फिनोमिनल स्टडीज में। और आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3 का मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफिनीशन की। तो फ्रेंड्स, मेटल्स वे एलिमेंट होते हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और मेलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी की बात हम लोग इसके प्रॉपर्टी डिस्कशन के समय करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो वे वैसे एलिमेंट होते हैं जो ये काम नहीं कर पाते, यानी डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज वेल एज नीदर मेलिएबल एंड नॉर डक्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये था इनका डिफिनीशन, शॉर्ट इंट्रो था ये इनका। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले फ्रेंड्स, तो ये रहा जनरली सॉलिड्स होते हैं मेटल्स। लेकिन यहां पर अगर एक्सेप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो हमारा एक्सेप्शन हो जाएगा मर्क्यूरी। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक आपने देखा होगा कि थर्मामीटर का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो लिक्विड रहता है वो यही मर्क्यूरी होता है और यह रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। दूसरी ओर अगर बात करें फ्रेंड्स, तो नॉन मेटल्स की, तो ये जनरली गैसियस नेचर के होते हैं। जैसे कि आप अगर एग्जांपल ले लें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, तो नॉन मेटल है। तो जनरली गैसियस होते हैं, ना कि सभी के सभी गैसियस होते हैं। जैसे अगर बात करें कार्बन की, यहाँ पर हम कार्बन भी लिख देते हैं, तो कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गैसियस नहीं होता है, सॉलिड भी होता है। और बहुत सारे ऐसे भी आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे जो लिक्विड भी होते हैं, बट जनरली ज्यादातर जो नॉन मेटल्स है वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी ओर अगर बात करें फ्रेंड्स, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, और नॉन मेटल्स का जो है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब तीसरी बात करें फ्रेंड्स मेलिएबिलिटी की, तो मेलिएबिलिटी होता क्या है, तो ऑन हैमरिंग द टेंडेंसी टू बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, यानी कि आप देखते होंगे कि मेटल्स को पतली पतली शीट्स में धारा जा सकता है, यानी कि उनसे बड़ी बड़ी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। जैसे अगर आप बात करें मेलिएबिलिटी की, तो एल्युमिनियम फॉइल का आपने नाम सुना होगा। तो एल्युमिनियम फॉइल में क्या होता है फ्रेंड्स, तो एल्युमिनियम की पतली पतली शीट्स हम बनाते हैं और फिर बाद में उसको फूड को पैकिंग के लिए या फिर कंटेनर्स वगैरह का निर्माण उससे किया जाता है, ताकि जो फूड है उसके अंदर या फिर जो मेडिसिन है उसमें भी इन शीट्स का इस्तेमाल होता है, ताकि जो अंदर मेडिसिन है वो एयर टाइट रह सके और बाहर के इन्वायरमेंट का उस पर प्रभाव ना पड़े। अब चौथा जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स वो है जनरली हार्ड, बट यहाँ पर भी अगर एक्सेप्शन की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। यहां भी एक्सेप्शन की अगर बात करें हम, तो हम देख सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। अब ये सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं विच कैन बी कट थ्रू द नाइफ ऑल्सो। तो ऐसे भी एक नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लाइक वे कौन से मेटल हैं जिनको नाइफ से भी काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम का वहां पर आप नाम लेंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और फिर छठवां जो प्रॉपर्टी है वो डक्टाइल नेचर के बारे में है, यानी कि इनसे हम तार बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इनसे पतली पतली और लंबी लंबी तारों का निर्माण हो सकता है। अब जैसे कि टू ऑफ द बेस्ट मेटल फॉर मेकिंग वायर इज सिल्वर एंड गोल्ड। इनसे बहुत ज्यादा लंबी लंबी तारों को हम बना सकते हैं। लाइक कहा तो ये भी जाता है फ्रेंड्स कि 100 ग्राम सिल्वर से आप 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा तार
खींच सकते हैं, वहीं 1 ग्राम गोल्ड से भी आप 1 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो सोच सकते हैं डक्टाइलिटी कितनी ज्यादा है मेटल्स की। लस्ट्रस की बात करें फ्रेंड्स तो शाइनी, यानी कि जो मेटल्स हैं जिनको हम हिंदी में धातु भी बोलते हैं, इनमें एक अपनी चमक होती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बोर्ड है और बोर्ड का जो ये बॉर्डर है वो क्या है, थोड़ा चमक रहा है। ये सनमाइका भी चमक तो दे ही रहा है, बट इससे हट करके इस बोर्ड के जो एल्युमिनियम पोर्शंस हैं यहाँ या यहाँ आप गौर करेंगे अगर, तो वो क्या है, उनमें एक अपनी चमक है जो आपको दिखाई दे रही होगी। तो इनमें अपना साइन होता है। फिर सोनोरस, यानी कि जब कभी भी आप लोहे से लोहे को टकराते हैं तो उनसे एक खनक की आवाज उठती है। यानी मान लीजिए कभी आपने सिक्का ही उछाला होगा तो सिक्का के गिरने का आवाज और ये अगर किसी नॉन मेटल को गिराते हैं तो उसकी आवाज में अंतर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और जनरली इनकी डेंसिटी हाई होती है, लाइक ड्यू टू देयर सॉलिड नेचर। और सॉलिड्स की डेंसिटी हमेशा लिक्विड और गैसियस कंपाउंड से हाई होती है, ये आपको पता होगा फ्रेंड। तो इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। सोनरस का जो एक्टिविटी है वो घर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। लाइक आपको एक सिक्का लेना है, उसको उछाल करके देखना है उसकी आवाज में, और उसी तरफ दूसरी ओर आपको अपने पेन को उछालना है, और दोनों के आवाज में आप अंतर साफ महसूस कर पाएंगे। लाइक जो पेन है उसकी आवाज में एक नॉन सोनरस नेचर होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने नॉन मेटल में ये जिक्र किया है, और वही जो सिक्का होगा उसके सोनरस नेचर के कारण वो थोड़ा सा ज्यादा आपको खनकता हुआ सुनाई देगा। अब बात कर ले फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ब्रिटल इन नेचर, यानी कि जब आप हैमर करते हैं एक नॉन मेटल को तो वो क्या होता है, वो टूट जाता है फ्रेंड्स। लाइक अगर मान लीजिए इस मार्कर की ही एग्जांपल ले या इस बोर्ड की, तो हम अगर इसको पीटेंगे लोहे से तो ये टूट जाएगा, ना कि ये बढ़ करके सीट बन जाएगा। लेकिन आप सभी ने लोहार को देखा होगा, लाइक वो लोहा को गर्म करके जब उस पे हैमरिंग करता है तो वो शीट बन जाता है, ना कि वो टूट करके छोटा छोटे टुकड़े में बिखर जाता है। जनरली सॉफ्ट होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ भी है। लाइक आप देखें तो जो एक्सेप्शन में है हमारा डायमंड, वो सबसे टफ होता है। लाइक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज में सबसे ज्यादा कठोर ये होता है, हार्ड होता है। फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंड्स, तो यहाँ भी एक्सेप्शन है फ्रेंड्स। एक्सेप्शन में है आपका ग्रेफाइट, जो कि यूज होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में बहुत जगहों पे। लाइक आप देखे होंगे कि पंपिंग सेट जो होता है या फिर जो जेनरेटर्स होते हैं उनमें जो अंदर इंटरनल जो उनका डिजाइन होता है वो इस तरीके का होता है कि उनमें ग्रेफाइट प्लेटिंग की जाती है ताकि हीट का कंडक्शन होता रहे और मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन बरकरार रह सके। तो उसके बारे में आप आगे देखेंगे आगे आने वाली क्लासेज में। अभी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डक्टाइल और नॉन डक्टाइल की। तो डक्टाइल में मैंने बताया है कि तार बनाया जा सकता है, तो चूंकि ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं तो इनसे तारों का निर्माण भी नहीं हो सकता है। नॉट डक्टाइल होते हैं फ्रेंड्स, और नॉट लस्ट्रस, इनमें चमक नहीं होती है। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेफाइट एंड डायमंड हमारा यहाँ पर एक्सेप्शन है, जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स लो डेंसिटी। तो इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है, बट यहाँ भी एग्जांपल अगर हम ले डायमंड का, तो डायमंड की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है फ्रेंड्स। तो ये भी एक यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। तो ये था फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज एज वेल एज डिफिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब सवाल कहाँ उठेंगे, तो आपको ये जो मैंने एक्सेप्शंस बताए हैं उसको जरूर याद रखिएगा, बिकॉज कई बार ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। लाइक आपको 4 एलिमेंट का नाम दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि ये कौन नॉन मेटल है या कौन मेटल है, तो उस टाइप से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। या फिर बोल दिया जाएगा कि मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर, तो
नेम द एक्सेप्शन, या फिर नेम अ नॉन मेटल विच इज जनरली लस्टर, या फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उस समय आपको ग्रेफाइट नाम याद रखना होगा। या फिर ये पूछा जा सकता है कि नेम अ मेटल विच कैन बी कट थ्रू द नाइफ और सॉफ्ट मेटल, तो सोडियम और पोटेशियम का नाम, तो ये सब आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। बाकी सब तो नॉर्मल ही है इसमें, लेकिन एक्सेप्शंस को जरूर आप याद रखेंगे। सो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो इसमें हम पहले नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे और फिर मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला जो है वो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं, तो अगर नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाए तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डाइऑक्साइड है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये वही गैस है जो हम लोग ब्रीथ आउट के दौरान यानी कि सांस लेने के दौरान बाहर छोड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और SO2 एक पॉल्यूटिंग गैस है जो कि वातावरण को गंदा और प्रदूषित करती है, एंड वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ये एसिड रेन भी यही है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रिएक्शन विथ वाटर की। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर वाटर से नॉन मेटल्स को रिएक्ट करवाया जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, आप देख सकते हैं, नो रिएक्शन। दूसरी ओर बात करें तीसरा जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी की, तो वो है फ्रेंड्स डाइल्यूट एसिड के साथ। तो डाइल्यूट एसिड के साथ भी मेटल कोई नॉन मेटल कोई रिएक्शन नहीं करते हैं फ्रेंड्स। लाइक अगर आप कोई भी कंपाउंड ले लें जैसे कार्बन, तो अगर मान लीजिए कि लकड़ी के टुकड़े से लेकर के सभी मैक्सिमम लिविंग एंड बायोटिक थिंग्स में आपको कार्बन मिल जाएगा। लाइक पेड़ पौधे ये सभी जो है, या फिर ये ह्यूमन बीइंग, इन सभी में क्या होता है फ्रेंड्स, तो कार्बन होता है। तो अब अगर ऐसे में अगर कार्बन के साथ आप किसी डाइल्यूट एसिड को डालते हैं कार्बन के ऊपर, लाइक कोयले पे ही डालते हैं, तो क्या होगा तो लिटिल बिट कोरोजन आपको दिखाई देगा, यानी कि जो सरफेस है या फिर जो मैटर है वो गल जाएगा, वहां से झाग या बुलबुले उठ सकते हैं, लेकिन फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर नो रिएक्शन मेंशन किया है फ्रेंड्स। अब चौथा जो प्रॉपर्टी है वो साल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्ट करवाए तो क्या होगा, तो जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है लाइक Cl2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, और KBr कार्बन कंपाउंड, वो लेस रिएक्टिव बन जाता है, यानी KCl एंड Br2, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे लाइक हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाए तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन यहाँ पर एक नॉन मेटल लिया गया है, हाइड्रोजन लिया गया है, इन दोनों को मिलाए तो नॉन मेटल हाइड्राइड बना है, 2H2O का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये था टोटल होल एंड सोल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब मेटल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करें तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे N2O एंड MgO। MgO का रिएक्शन फ्रेंड्स आपने सब्स्टिट्यूशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी पढ़ा होगा। लाइक यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया गया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन किया गया है। दूसरा जो अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो लाइक वाटर के साथ अगर रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लाइक 2Na प्लस H2O, तो 2NaOH हमारे पास मौजूद हुआ है। लाइक आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन बना है NaOH। अगर वही आप फेरस के साथ वाटर का रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि जो कोरोजन या जंग लगना रस्टिंग का प्रोसेस है, तो उसमें Fe3O4 यानी ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा एग्जाम्पल फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। तो एसिड्स का क्या नेचर होता है फ्रेंड्स, कोरोजन का नेचर होता है, और मेटल्स अपने आप में ही बेसिक नेचर प्ले करते हैं। तो जब कभी भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है। लाइक मेटल्स बिहेव एज अ बेसिक कंपाउंड या बेसिक नेचर, देन वी कंसीडर द मेटल्स एज अ बेसिक वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं Na प्लस HCl, तो NaCl, और Mg प्लस H2SO4 MgSO4। यहाँ पर अगर Mg ऊपर भी ले लेते तो MgCl2 हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक डाइल्यूट एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स को, तो मेटल सॉल्ट बनता है फ्रेंड्स, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये दोनों ही प्रोसेस में और रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी।
फिर जो फोर्थ रिएक्शन है लाइक साल्ट सॉल्यूशन का, तो मोर रिएक्टिव अगर सॉरी फ्रेंड्स मोर रिएक्टिव मेटल यहां पर होगा तो लेस रिएक्टिव मेटल बन जाएगा, और सॉल्ट ज्यों का त्यों भी यहां भी है लाइक मोर रिएक्टिव Fe और CuSO4 सॉल्ट लिया गया तो Cu निकल के आ गया, लेस रिएक्टिव मेटल और Fe3O4 साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था होल एंड सोल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आयंस एंड आयोनिक कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे आयंस के बारे में। तो आयंस किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स को हम आयन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वैसा एटम जिसपे कि कोई ना कोई चार्ज हो, वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अब किस तरीके का चार्ज होगा इसके बेसिस पे दो तरीके के आयंस होते हैं, लाइक वन इज कटायन एंड द सेकेंड वन इज एनायन। अब कटायन वैसे आयन होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और एनायंस वैसे आयन होते हैं जो निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो कई बार होता यह है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, कटायन को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो हमेशा इस तरीके से याद रखना है, लाइक कटा हुआ आयन। ठीक है, ये जो कटायन होता है वो कटा हुआ आयन होता है। अब कटा हुआ कैसे फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो प्लस का साइन है वो बीच से कटा हुआ होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो कटा हुआ आयन है वही कटायन है, यानी कि जो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव क्या होता है फ्रेंड्स, तो बीच से कटा हुआ, हमेशा याद रखिएगा बीच से कटा हुआ जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, उसी को कटायन बोलते हैं। तो एक याद हो जाएगा तो दूसरा वाला अपने आप ही क्लियर है, लाइक ये निगेटिव हो जाएगा। आप अगर एक को इलिमिनेट कर लेते हैं या एक के लिए आप ट्रिक डेवलप कर लेते हैं तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जो बच गया वो निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो जो बचा हुआ है वो निगेटिव। अब देखिए फ्रेंड्स, आयोनिक बॉन्ड की बात करें तो ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें कि फॉर्मेशन में जिसके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और ऐसे ही बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड क्या होता है फ्रेंड्स, बंधन, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने में कई बार हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। लाइक आप देखिए Na प्लस एंड प्लस Cl माइनस, अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों के मिलने से NaCl का कंपाउंड बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास एक पॉजिटिव आयन था यानी कि कटायन था, इसके पास एनायन था, दोनों मिल गए और एक आयोनिक बॉन्ड के थ्रू एक आयोनिक कंपाउंड बना। ये यहाँ पर भी एग्जांपल लाइक हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स NaCl, क्योंकि एक NaCl कंपाउंड हो गया। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आयोनिक कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, लाइक पॉजिटिव आयन इधर गए हैं और निगेटिव आयन इधर आए हैं, दोनों ने एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाई करके एक आयोनिक बॉन्ड के थ्रू एक आयोनिक कंपाउंड का निर्माण किया है। कंपाउंड क्या होता है फ्रेंड्स, तो आयोनिक बॉन्ड जिसमें होगा उसको आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। ये बहुत आसान सा इसका डिफिनीशन है, लाइक आयोनिक कंपाउंड क्या है, तो जिसमें आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा केमिकल कंपाउंड उसको आयोनिक कंपाउंड बोल देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि पहला तो इसमें आयंस होंगे, लाइक Na के प्लस और Cl के माइनस आयंस इस कंपाउंड में मौजूद है। दूसरी बात करें फ्रेंड्स तो सॉलिड, हार्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होता है। अब ज्यादा होगा तभी ना फ्रेंड्स हार्ड हो गए, बिकॉज आप 9th में भी पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है सॉलिड्स में, इसीलिए वो कॉम्पैक्टेड होते हैं और हार्ड होते हैं। अगर वहीं लिक्विड और गैसेस की बात करें तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें थोड़ा कम होता है। डेफिनिट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि लाइक नमक हो गया या फिर शुगर हो गया, इन सभी में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। या नमक जो आपके घर पे आता है तो आपने वो ऐड भी देखा होगा, लाइक जिसका दाना दाना एक समान, टाटा नमक। ठीक है, तो जो दाना दाना एक समान कहने का मतलब कि जो क्रिस्टल्स हैं छोटे छोटे वो क्या होते हैं, एक साइज के होते हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि डेफिनिट स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O। ठीक है,
किसी भी पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाते हैं। फिर ब्रिटल इन नेचर, ऐसा नहीं है कि इनको अगर पीटेंगे तो ये बढ़ सकते हैं, इनको पीटने पे आप बढ़ा नहीं पाइएगा, लाइक ये टूट जाएंगे और चूर चूर हो जाएंगे। ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, लाइक आप देखिएगा कि आपने पढ़ा भी होगा लाइक कि साल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज जब आयंस मूव करने लगते हैं तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास थ्रू हो जाती है। अगर डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है तो यूरिन को अगर आप बिजली का तार अगर उसमें डालते हैं तो आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कंडक्ट हो रही है। अगर आप वैसे भी नहीं तो नमक पानी को मिला करके एक बाउल में रख दीजिए और एक ओर से उसमें तार डाल दीजिए, दूसरी ओर से तार को निकाल करके एक क्लोज सर्किट बनाते हुए एक बल्ब से जोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे जब आप स्विच ऑन करेंगे तो कि बल्ब जल जा रहा है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ये रहा फ्रेंड्स आयोनिक कंपाउंड एंड आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में और आयंस के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेटेलॉइड, जहां पर मैंने एक लिखा है लाइक एक टॉपिक था, मैंने सोचा कि आप लोगों को जानकारी दे दिया जाए, और यही है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड 2021 के लिए, बिकॉज इसके बाद जो मेटलर्जी है या फिर और एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो इस साल आपको नहीं पूछा जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि इतना तक हम लोग पढ़ लें, उसके बाद आगे आने वाली वीडियोज जो होंगी वो दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे टॉपिक पे होंगी, और फिर नेक्स्ट ईयर में हम इसको इम्प्रोवाइज करके वो वाला सेक्शन भी इसमें जोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे ध्यान दें, लाइक मेटेलॉइड जो है वो मिक्सचर होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल का। ये दोनों के प्रॉपर्टीज को शो करता है, मेटल के भी और नॉन मेटल के भी। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल मेटेलॉइड्स के एग्जांपल है। ठीक है फ्रेंड्स, या सेमी मेटल भी बोला जाता है कई जगह पे इसे। रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कुछ मेटल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स भी हैं फ्रेंड्स। लाइक ये जो है वो एलिमेंट्स का सीरीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिथियम है, फिर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है फ्रेंड्स। और ऊपर से नीचे की ओर जो ये जो सीरीज है वो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, तो घट रहा है। जैसे जैसे हम लोग नीचे गोल्ड की ओर जाते हैं तो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव हो जाता है। तो आप देखे होंगे कि सोना को आज गाड़ दिए 100 साल, 200 साल बाद या 300 साल भी अगर बाद सोना आप निकालिएगा तो क्या होता है, सोना ज्यों का त्यों ही रहता है। ऐसा नहीं कि आज गाड़े और 500 साल बाद अगर आप निकाले तो वो सोना जो है जंग लग जाएगा या खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं आप बात करें आयरन वगैरह की, तो आयरन को अगर आप डाल देते हैं जमीन में और साल भर के बाद निकालिएगा तो पता चलेगा कि जंग लग गया, आयरन वैसा नहीं है। वैसे ही करके ये रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज करती है फ्रेंड्स। लाइक गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसमें रिएक्शन ना के बराबर होता है। फिर आता है सिल्वर, फिर मर्क्यूरी, कॉपर, फिर बीच में आता है हाइड्रोजन, और उसके ऊपर के मेटल्स आप ज्यों का त्यों देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब ये जो फ्रेंड्स इधर भी मैंने डिनोट किया गया है, लाइक अगर आप देखें कि हाइड्रोजन से ऊपर के जो मेटल्स है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, यानी कि मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन से मैंने इंडिकेट किया है, और उसके नीचे वाले को लेस रिएक्टिव से इंडिकेट किया है। तो दिस इज द होल एंड सोल फ्रॉम द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी चैप्टर 3 से यही जो था वो टोटल टॉपिक था जो इस साल आपको पढ़ना है। अगले साल जो है और एक्सट्रैक्शन के टॉपिक को भी इस चैप्टर में जोड़ दिया जाएगा, या फिर क्या होगा वो निर्णय हम एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड पे छोड़ देते हैं। सो दैट्स इट फॉर द स्टडी of chapter 3 and we will discuss the further topics in next videos। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।